पंजाब में धान की खरीद का आंकड़ा 100 लाख मीट्रिक टन के पार। सरकार ने 185 लाख मीट्रिक टन धान की आवक होने की जताई संभावना। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 13 नवंबर से पहली बार चुनकर आए विधायकों के लिए सत्र रहेगा खास। 7 विधायक लेकर आएगी सरकार। और पंजाब के राज्यपाल का सीमावर्ती गांवों का 4 दिवसीय दौरा शुरू। जलालाबाद के गांव में बनाई कमेटियों से की मुलाकात। कहा राजभवन से जोड़ी जाएगी सभी कमेटियां। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। पंजाब में धान की खरीद ने 100 लाख मीट्रिक टन का आंकड़ा पार कर लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से चंडीगढ़ से जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रदेश की मंडियों में इस खरीद सीजन के दौरान 185 लाख मीट्रिक टन धान की आवक होने की संभावना है। इस बार राज्य में धान का रकबा 32 लाख हेक्टेयर था, जो केंद्रीय अनाज भंडार में धान का बड़ा योगदान करता है। उल्लेखनीय है कि खरीफ मंडीकरण सीजन 2024-25 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक पहले ही 41,378 करोड़ रुपए की नगद ऋण सीमा जारी कर चुका है। खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग के आंकड़ों के अनुसार 5 नवंबर तक राज्य की मंडियों में 110.89 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हो चुकी है, जिसमें से 105 लाख से अधिक मीट्रिक टन की फसल की खरीद भी की जा चुकी है। फसल के भुगतान के लिए 22,047 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। धान की आवक में अब तक पटियाला जिला सबसे आगे है, जहां 9.42 लाख मीट्रिक टन फसल पहुंची हुई है। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस महीने 13 नवंबर से शुरू होगा। शीतकालीन सत्र सुबह 11 बजे हरियाणा विधानसभा भवन में बुलाया गया है। विधानसभा सचिवालय द्वारा इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा। यह सत्र खास होने का अनुमान है। वह पहली बार विधायक बने सदस्यों के लिए भी काफी अहम है। सरकार इस सत्र के दौरान 7 अध्यादेश लेकर आ सकती है। इससे पहले 25 अक्टूबर को एक दिवसीय सत्र बुलाया गया था, जिसके दौरान सभी विधायकों को शपथ दिलाई गई थी। हरियाणा की 15वीं विधानसभा के घरोना से विधायक हरविंदर कल्याण नए अध्यक्ष बने हैं और जींद से विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा को डिप्टी स्पीकर बनाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने बताया कि सत्र की बैठकों के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। संसद का शीतकालीन सत्र आगामी 25 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से आरंभ होकर 20 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों की बैठकें हुई। राष्ट्रपति ने इसे अपनी मंजूरी भी दे दी है। 26 नवंबर को भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस अवसर पर संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में एक समारोह भी आयोजित किया जाएगा। बिहार कोकिला स्वर सम्राज्ञी पद्म विभूषण मशहूर गायिका शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही। मंगलवार रात दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। उन्हें सोमवार शाम को प्राइवेट वार्ड से आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। इसके बाद उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर भी रखा गया था। शारदा सिन्हा मल्टीपल माइलोमा, एक तरह के ब्लड कैंसर से पीड़ित थी। उनके बेटे अंशुमन सिन्हा ने सोशल मीडिया पोस्ट से मां शारदा सिन्हा के निधन की जानकारी दी। अंशुमन ने बताया कि अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान उनकी मां छठ के लिए दुखवा मिटाई छठी मैया गीत रिलीज किया। आज पटना में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अच्छे म्यूज़िक वगैरह के साथ पैकेज करके लाना और जनता तक पहुंचाना, तो ग्लोबल तो हो ही गया था छठ। अब ये है कि शारदा जी हर साल छठ के लिए प्रतिबद्ध रहती थी कि ज़रूर अब लोग इतना प्यार देते हैं तो कुछ ना कुछ वो गाना अपना रिलीज़ करती थी और लोगों तक आती थी। और इस बार उन्होंने जब वो आईसीयू में थी तो शायद उन्हें थोड़ा आभास था ऐसा कि तबीयत अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या पता मैं रहूं ना रहूं, ये गीत
अंशु तुम ऑडियो में निकाल दो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शारदा सिन्हा के निधन पर गहरा दुख जताते हुए एक्स पर लिखा कि बिहारी की मैथिली व भोजपुरी में अपनी मधुर आवाज देकर शारदा सिन्हा ने संगीत जगत में अपार लोकप्रियता पाई। उनका सुमधुर गायन हमेशा अमर रहेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर दुख जताते हुए कहा कि उनके गाए लोकगीत दशकों से बेहद लोकप्रिय रहे हैं। उनका जाना संगीत जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने सरहदी जिलों के अपने 4 दिवसीय दौरे की शुरुआत कल फाजिल्का के जलालाबाद से कर दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब के 6 जिलों में गांव सुरक्षा कमेटियों का गठन किया जा चुका है। उन्होंने इन कमेटियों द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में जागरूकता के लिए निभाई जा रही भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि प्रत्येक कमेटी के सदस्यों का राजभवन से सीधा संपर्क स्थापित किया जाएगा ताकि सरहदी इलाके की समस्याओं को बेहतर तरीके से जान पाएं। भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे गांव जोधा भैणी में गांव सुरक्षा कमेटी के सदस्यों से मुलाकात के बाद संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कमेटी सदस्यों को देश विरोधी ताकतों के खिलाफ लामबद्ध होने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि इन कमेटियों की महीने में कम से कम एक बार बैठक जरूर की जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक गांव की सुरक्षा कमेटी के लिए एक अधिकारी को नोडल ऑफिसर लगाया जाएगा ताकि लोगों व प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल यकीनी बनाया जा सके। राज्यपाल ने कहा कि पड़ोसी देश अब समझ गया है कि वह भारत से टकराने का सामर्थ्य नहीं रखता है, इसलिए अब वह ऐसी हरकतें नहीं कर रहा है। वह ड्रोन के साथ नक्शे को भेजने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि कमेटियां ऐसे बुरे लोगों के खिलाफ जहां जागरूकता का काम कर रही हैं, वहीं ऐसे तत्वों की सूचना पुलिस व बीएसएफ को भी उपलब्ध करवा रही हैं। ऐसी सूचना देने वाले लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के तीसरे अभियान का शुभारंभ करेंगे। पेंशनभोगी कल्याण विभाग 1 से 30 नवंबर तक देश भर में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान का 3.2 का आयोजन कर रहा है। इसके तहत देश भर के 800 जिलों व शहरों में शिविर लगाए जाएंगे। ये अब तक का सबसे बड़ा डीएलसी अभियान होगा। इस अभियान का उद्देश्य सभी श्रेणियों के पेंशन भोगियों तक अधिकतम पहुंच बनाना है। चेहरा प्रमाणीकृत तकनीक का उपयोग करके पेंशन भोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 19 बैंक, 785 जिला डाकघर, 57 कल्याण संघ, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय व UIDAI की टीमें और CGDA 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान में सहयोग करेंगे। 800 जिलों, 1900 शिविर स्थानों और 1000 नोडल अधिकारियों वैम्पिंग के साथ इस अभियान के समर्पित डीएलसी पोर्टल भी बनाया गया है। केंद्र सरकार ने महंगाई पर नियंत्रण रखने और आम लोगों को राहत देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ व नेफेड के माध्यम से सस्ती दरों पर चावल और आटा बेचने के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने सहकारी समितियों की मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाने के बाद कहा कि भारत ब्रांड के अंतर्गत चावल 34 रुपये प्रति किलोग्राम और आटा 30 रुपये प्रति किलो की दर पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इससे पहले भी केंद्र सरकार ने प्याज, टमाटर और दालें भी सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाने का फैसला किया था। भारत आटा और भारत चावल 5 और 10 किलोग्राम की पैकिंग में नेफेड केंद्रीय भंडार और NCCF के आउटलेट्स और मोबाइल वैन के माध्यम से लोगों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। जब भी जनरल मार्केट में थोड़ा प्राइस राइजिंग ट्रेंड रहता है, हम आम आदमी के लिए, सामान्य कंज्यूमर के लिए भी एक रिलीफ देने के लिए मोदी जी के द्वारा ये जो गत 3-4 साल से प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड हमने शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दूसरे चरण की शुरुआत में अभी 3,69,000 मीट्रिक टन गेहूं व 2,91,000 मीट्रिक टन चावल सस्ती दरों पर बेचने के लिए उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि पंजाब सहित दूसरे राज्यों से MSP पर धान की खरीद की जा रही है। करीब 5,38,000 किसानों के खातों में सीधा पैसा ट्रांसफर भी किया जा चुका है।
हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कल चंडीगढ़ में परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में बिना नंबर के कोई भी वाहन सड़क पर नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कोई भी वाहन पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि सभी महाप्रबंधक प्रतिदिन बस स्टैंड को चेक करें और प्रदेश में बिना परमिट के चलने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि बसों के आने जाने के समय इत्यादि की व्यवस्था को लेकर हर तरह से निगरानी की जाए। प्रदेश के सभी बस स्टैंडों पर पीने के पानी की व्यवस्था, साफ सफाई, यात्रियों के बैठने के लिए बेंच, लाइट तथा पंखों सहित मेंटेनेंस के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त किया जाए। इसके साथ ही वहां पर खाने पीने की वस्तुओं को प्रतिदिन चेक भी करवाया जाए। परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिस प्रकार से रेलवे ने अपने यात्रियों के लिए कैंटीन बनाई हुई है, इसी तर्ज पर प्रदेश के बस स्टैंडों पर कैंटीन बनाने की संभावनाएं भी तलाशी जाएं। केंद्र सरकार ने हरियाणा, त्रिपुरा, मिजोरम के ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 15वां वित्त आयोग अनुदान जारी कर दिया है। हरियाणा के पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों को पहली किस्त के अंतर्गत 194 करोड़ 86 लाख 70 हजार रुपए का अनुदान दिया गया है। यह धनराशि राज्य की 18 जिला पंचायतों, 139 ब्लॉक पंचायतों और 5,911 ग्राम पंचायतों के बीच वितरित की गई है। त्रिपुरा में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए पहली किश्त के अंतर्गत 31 करोड़ 40 लाख रुपए का अबध अनुदान और 47 करोड़ 10 लाख रुपए का बद अनुदान जारी किया गया है। यह अनुदान सभी 1260 ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए है। मिजोरम की पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए जारी किए गए अनुदान में 2022-23 की 14 करोड़ 20 लाख रुपए की अबध अनुदान की दूसरी किश्त व 2022-23 के लिए 21 करोड़ 30 लाख रुपए की बद्ध अनुदान की दूसरी किश्त शामिल है। मिट्टी की जांच करवाकर कम लागत में अधिक उत्पादन हासिल करने और खादों की आवश्यकता अनुसार उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने मिट्टी के 1 लाख से अधिक नमूने लिए और संबंधित किसानों को मुफ्त टेस्ट रिपोर्ट सौंपी है। पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने बताया कि पंजाब सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम 2.5 लाख मिट्टी के नमूनों की जांच करने का लक्ष्य रखा है। विभाग ने अब तक 1,16,117 नमूनों के सफलतापूर्वक टेस्ट किए हैं। इस दौरान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक जसवंत सिंह ने बताया कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सुझाए गए डीएपी के बदले अन्य स्रोतों का किसान उपयोग कर सकते हैं, जो गेहूं की फसल के लिए डीएपी जितने ही लाभदायक होते हैं। उन्होंने बताया कि डीएपी के एक थैले की जगह किसान 75 किलोग्राम एनपीके के प्रति एकड़ या 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 20 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ या फिर 50 किलोग्राम ट्रिपल सुपर फास्फेट और 20 किलो यूरिया प्रति एकड़ या 90 किलोग्राम एनपीके की प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। छठ पूजा का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन खरना की रस्म निभाई जाएगी, जिसका अर्थ ही शुद्धता होता है। मान्यता है कि इसी दिन छठी मैया का आगमन होता है। सूर्यदेव और छठी मैया को अर्घ्य देने के बाद श्रद्धालु प्रसाद के रूप में खीर और रोटी को ग्रहण करेंगे। इसके बाद व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। छठ पूजा के अवसर पर चंडीगढ़ में सेक्टर 42, न्यू लेक सहित कई जगहों पर कृत्रिम घाट बनाए गए हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। शुक्रवार को उगते सूरज को अर्घ्य देने के बाद पर्व का समापन होगा। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।